नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी अब सामने आने लगी है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर था, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार रखा था। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही दरअसल इन आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटक बरामद हो गए हैं। सूत्र ये बताते हैं कि दरअसल लाल किला में ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी, ऐसा अभी तक जांच में लग रहा है, क्योंकि विस्फोटक में टाइमर या फिर किसी भी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। हड़बड़ी और जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया, ऐसा जो है अब तक माना जा रहा है। आतंकियों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। तो ये अहम जानकारी दरअसल आपको बताएं कि अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी और स्लीपर मॉड्यूल जो है एक्टिवेट कर रखा था, जिसमें अलग अलग जगह पर जो है कई कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो दिल्ली के महिपालपुर में आप सोचिए कि धमाके की आवाज़ गई। हालांकि जांच इस पूरे मामले को लेकर हो रही कि आखिर आतंकियों के जो है क्या मंसूबे थे और किसके इशारे पर यह पूरा ब्लास्ट जो है दिल्ली में किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बरेली आ रहे हैं। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों के यहां पर 8 निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। सुबह जो है नैनीताल रोड स्थित ग्रैंड निर्वाणा में वार्ता करेंगे। सपा के जिला कोषाध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वो पहले पूर्व जिलाध्यक्ष के यहाँ पर जाकर उनके भाई और उनके पत्नी को शादी का जो है आशीष देंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो भोजीपुराल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे बरेली में। बरेली में उनका आगमन हो रहा है बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान जी के परिवार में एक शादी में, और उसके बाद वो जाएंगे सुल्तान बेग जी जो पूर्व विधायक है उनके परिवार में एक शादी में। लेकिन उसके साथ साथ वो भोजीपुरा के विधायक सैजुल इस्लाम जी के भी घर जा रहे हैं। कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि सुल्तान बेग और सैजुल इस्लाम में कुछ अनबन चल रही है, क्योंकि सुल्तान बेग जी खुले मंच से कह चुके हैं कि वो भोजीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के भीष्म पितामह कहने वाले वीरपाल यादव जी के यहाँ भी जा रहे हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य के घर भी उनका जाना होगा। अखिलेश यादव जी अब वो अखिलेश यादव जी नहीं रहे, वो जानते हैं किस तरीके के लोगों को समझाना है और किस तरीके के लोगों को बैठाना है। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कई सालों से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग थलग पड़ी हुई है और ये बरेली उनके लिए गढ़ साबित हो सकता है। कल देखते हैं अखिलेश यादव जी किसके कंधे पर हाथ रखते उसे समाजवादी पार्टी मजबूत बनाते हैं और किसको दूर करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किसके नंबर कब बढ़ाने हैं और किसके नंबर घटाने हैं। मैं बरेली से डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, धन्यवाद। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे बरेली में। तो 2 शादी समारोह में जो अखिलेश यादव शामिल होंगे और ये भी तय है कि विधायक और पार्टी नेताओं से मुलाकात भी होगी, क्योंकि अब जो है समय चुनावी भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 2027 में इलेक्शन है और इसी बहाने जो है नेताओं से मुलाकात होगी, वार्ता होगी। विधायक और पार्टी नेताओं से जो है बातचीत करेंगे अखिलेश यादव और क्या अब आगे किस तरीके से काम को जो है रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि विधायक और पार्टी के नेताओं से मुलाकात आज जो है अखिलेश यादव बरेली में उनका आगमन है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जोश दिखाई पड़ रहा है। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दरअसल अखिलेश यादव जो है बरेली पहुंच रहे हैं और इस पर जो है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मंडल ब्यूरो विनोद कुमार जोशी जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरीके जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे, बरेली आ रहे हैं, शादी समारोह में उन्हें आना है, लेकिन एक तीर से 2 निशाने होंगे, क्योंकि चुनावी समय भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी। क्या कुछ कार्यक्रम होगा खास आज?
देखिए, आप एक तीर से अखिलेश यादव जी एक नहीं कई निशाने करने वाले हैं। पहले तो वो अताउर रहमान जी की सुपुत्री के विवाह में जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे सुल्तान बेग की सुपुत्री के विवाह में। इसी के साथ जो सुल्तान बेग जी हैं वो कि मीरगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अब वो भोजीपुरा से दावा कर रहे हैं और भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी में इस्लाम साबिर जी विधायक हैं। तो इन दोनों के विवाह के बाद वो इस्लाम साबिर जी के भी घर जा रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे ना कि वो कहीं सुल्तान बेग जी को टिकट देने की बात कर रहे हैं। साथ में वो बरेली के एक पहचान रखने वाले वसीम बरेली जी के यहाँ भी जा रहे हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में वसीम बरेली जी का एक अलग स्थान है। उसके बाद वो जाएंगे अगम मौर्य जी के यहाँ, जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के और मौर्यों का एक अच्छा नाम है युवाओं में। और उसके बाद वो वीरपाल जी यादव के यहाँ जाएंगे। वीरपाल जी यादव बरेली में एक ऐसा नाम है जो समाजवादी पार्टी को खड़े करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अखिलेश यादव जी एक डैमेज कंट्रोल करने जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए जो पिछले कुछ टाइम पहले बरेली में हुआ तौकीर रजा जी की गिरफ्तारी हुई, जिससे खास समुदाय में समाजवादी पार्टी को लेकर भी चर्चाएं थी कि ये समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही। तो अखिलेश जी बहुत समझदारी से कदम उठा रहे हैं और अपने डैमेज कंट्रोल को करने के लिए बरेली आ रहे हैं। यानी ये समझा जाए विनोद जी कि ये जो दौरा है, जो इनका आगमन है बरेली में, वाकई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी समारोह में तो शामिल होना ही है, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बरेली में बना हुआ है तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से, जिस तरीके से कई समुदाय जो है वो नाराज भी दिखाई पड़ रहे थे, कई समुदाय जो है तौकीर रजा के खिलाफ थे, कई समर्थन में थे। तो उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए हालांकि अखिलेश यादव बरेली में है, क्योंकि अब चुनावी समय भी है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण दौरा तो उनका माना ही जाए, लेकिन ऐसे में क्या कुछ खास रणनीतियां भी बनाई जाएंगी? देखिए, मेन इनका लक्ष्य ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बसपा जिस तरीके से अपने कैडर की मीटिंग कर रही है, लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया, मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर मुस्लिम अगर समाजवादी के साथ है तो मुस्लिम के होते ही पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर जब मुस्लिम वोट जरा 10 या 12% भी बसपा की तरफ जाता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए अखिलेश जी जिस तरीके से आज उन्होंने बरेली में रणनीति बनाई है, ये मैं उस रणनीति को बताऊंगा, बहुत सोची समझी और बहुत बेहतरीन रणनीति है, जिससे वो अपने समाज में बरेली के अंदर जो 9 विधानसभा हैं उसमें एक मैसेज देने में सफल हो जाएंगे। चलिए, बरेली की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन्हें जो है दरअसल मैसेज देने का काम आज अखिलेश यादव यहाँ से करने वाले, जिसका असर सीधे तौर पर जो आने वाले चुनावी समय में जो है दिखने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम ये बात बदलनी थी उन्हें। आपको बता दें कि दरअसल अखिलेश यादव जो है हालांकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए बरेली जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक तीर से कई निशाने आज बरेली में लगेंगे, क्योंकि 8 अलग अलग जगह पर जो है वो शामिल होंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और आगे अब किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी की रणनीति को धार दी जाए, इस पर भी जो है चर्चा और मंथन किया जाएगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में बम की सूचना मिली। ये दरअसल जानकारी कोलकाता एटीसी की ओर से वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन को दी गई, जिसके बाद तत्काल हाई अलर्ट जारी किया गया। विमान में जो है क्रू मेंबर समेत कुल 182 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने पहुंचकर विमान की गहन जांच की है। जांच के दौरान विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर बॉम्ब गुड बाय लिखा मिला, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। हालांकि फिलहाल विमान में किसी भी प्रकार का बम नहीं मिला है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि अथॉरिटी और जांच एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। डीजीपी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब गूगल मैप पर नोएडा समेत शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी, जिससे कि लोगों को सुरक्षित गति में वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गूगल अब एक्सीडेंट प्रोन जोन का अलर्ट भी जारी करेगा ताकि हादसों को रोका जा सके। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 53% सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं, इसीलिए इस पहल का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। डीजीपी के अनुसार हर साल प्रदेश में करीब 22,000 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है, जो कि अपराध से होने वाली मौतों से 4 गुना ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट जनता की यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, आज जो हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह
पूरे प्रदेश में चल रहा है। डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सेफ विजन सेफ रोड हम अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। आप अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत वर्षों बाद ऐसी घटना हुई है और इसे एक दुर्घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि संभवतः आतंकवादी इस विस्फोटक सामग्री को कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने कई बार ऐसे लोगों को पकड़ा है जो करीब 3000 किलो तक विस्फोटक इकट्ठा कर चुके थे। संजीव बालियान ने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने पहले ही इसकी जानकारी जुटा ली थी और ये घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि एक दुर्घटना प्रतीत होती है। उन्होंने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद अच्छा काम किया। मंत्री बालियान ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जैसे उत्तराखंड में किया गया है वैसे ही पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा अलग विषय है, लेकिन सामान्य शिक्षा हर राज्य में एक जैसी होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद ऐसी कोई आतंकवादी के द्वारा सकृत्य किया गया है और देखिए उसी दिन गृह मंत्री पहुंच चुके थे घटना स्थल पे और मुझे लगता है जितनी कड़ियां थी वो सब जुट चुकी हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बाकी गिरफ्तार होंगे। चिंता की बात एक है कि एक पढ़ा लिखा तबका, ज्यादातर डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सोचा जाता है कि पढ़ लिखने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा बेहतर सोच रखता होगा, लेकिन दुख की बात यही है कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए। बाकी पूरे देश के लिए चिंता की बात है। देखिए सहारनपुर से भी पकड़े गए हैं, मुजफ्फरनगर से भी, करीब करीब हर बहुत जिलों से लोग पकड़े गए हैं। लगातार प्रशासन को इन पर लगातार नजर रखनी चाहिए कह सकते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब जगह तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कहें, लेकिन ये जरूर है कि जैसे उत्तराखंड में हुआ है कि शिक्षा तो एक ही होनी चाहिए पूरे देश में। एक तरह की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का अलग मामला है, वो दे दिन, लेकिन जो शिक्षा है वो तो पूरे देश में एक ही होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी दिल्ली बम ब्लास्ट हादसे में मारे गए हसनपुर के रहरा अड्डा निवासी लोकेश अग्रवाल और मंगरौला गांव निवासी अशोक गुर्जर के परिजनों से मिली। राज्य मंत्री गुलाबो देवी के साथ सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है और हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम के निर्देश पर वो खुद पीड़ित परिवारों से मिलने आई हैं और सरकार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने मृतक के तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा भी की और कहा कि परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सांत्वना देने के लिए आएंगे। ये 2 वारदातें हुई है, दोनों घरों पे हम गए थे और उनको पूरा आश्वासन दिया है जो केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ राहत दी है वो तो दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े दयालु हैं और पूरी तरीके से इनकी मदद की जाएगी। और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक, जिलाध्यक्ष, यहाँ हमारी जिलाधिकारी महोदय खड़ी हैं, सभी लोग इस बात से बहुत दुखी हैं और मैं तो समझती हूँ कि पूरा राष्ट्र दुखी है इस घटना से और इनके दुख में हम सम्मिलित होने के लिए आए, इनको पूरी मदद की। संभल के बहजोई मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें आरोप लगाया गया कि क्रय केंद्र पर किसानों के बजाय व्यापारियों के अनाज की खरीद की जा रही है।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि वास्तविक किसानों के कागजात का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका दावा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारी और माफिया धान और बाजरा की खरीद कर रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि क्रय केंद्रों पर PR 2626 प्रजाति का धान खरीदा जा रहा है, जो कि हाइब्रिड श्रेणी में आता है। वहीं भाकियू और राजनीतिक के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह यादव ने बताया कि अधिकांश गांव में चकबंदी प्रक्रिया विचाराधीन है। चकबंदी वाले गांव के किसानों का सत्यापन तहसील स्तर से होता है, लेकिन तहसील के अधिकारी कागजात सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। इससे वास्तविक किसान अपना बाजरा या फिर धान क्रय केंद्र पर नहीं बेच पा रहे हैं। भारतीय किसान राजनीतिक के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह यादव मेरा नाम है। हम लोग जो बाजरा की 800 रुपये कुंटल की मंडी के द्वारा लूट, सरकारी MSP पे बाजरा नहीं, माफियाओं को बाजरा खरीदा जा रहा है। धान में 300 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल ही लूट, मतलब तो रजिस्ट्रेशन के नाम, किसानों के नाम रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, माफियाओं को कहाँ से हो जाते हैं, चकबंदी के नाम पर बहका देते हैं कि तुम्हारे गाँव चकबंदी चले, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पूरी तरह सेंटर जो लगे हैं जनपद संबल में, माफियाओं से हमसाज होकर अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। उनकी खुद खरीद है, उनका खुद लिप्त है उसमें। तो हम ADM साहब से कहने आए हैं कि आपको हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी समस्या 16 तारीख तक समाप्त नहीं की गई और खरीद MSP पर बाजरा धान नहीं खरीदा गया तो हम लोग जो है डिप्टी RMO बहजोई का। अमेठी जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर फुलवारी गांव में एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए दर-दर भटक रहा है। आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिली जमीन पर गांव के दबंग लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार पुलिस और राजस्व टीम से शिकायत भी की, लेकिन अब तक मामले का निस्तारण नहीं किया गया है। न्याय की उम्मीद में हताश होकर महिला अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवारों के साथ जो है हाथों में तख्तियां लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गई। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? राज दुलारी। कहाँ का? पुराने रायपुर। क्या दिक्कत है बैठी है यहाँ? मतलब बैठी, मतलब हमारी ज़मीन है और मतलब ज़बरदस्ती कब्जा हो गया है और ज़बरदस्ती हम उनके मारे की धमकी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कौन लोग हैं? एक क्या बबलू सरोज, राजेश सरोज। क्या हुआ? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती खाली मतलब सर खाली नपवा के फर्जी चल गए हैं बस, और कोई सुनवाई मन के नहीं हो रहा है। किससे मिली? किससे सरकारी? SDM साहब से मिली रही फर्जी, बस खाली बस हम के मतलब पैसा के दम पर मतलब खरीद लेना पूरा, मतलब हमारे को कोई सुनवाई 3 महीना का नहीं हो रहा है। क्या चाह रहे? क्या हम ये चाहते हैं कि सर हमारा ज़मीन मिल जाए, हमारे आदमी भी कोई हम के मतलब मन से कोई नहीं, बस 3 महिला हैं बस, हमारे आदमी भी मतलब वो लायक नहीं, मतलब विकलांग है सर। यहाँ धरने पे बैठी है, कोई मिलने आया आपको? कोई नहीं मिलने आया सर। कितनी देर? बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने करोड़ रुपए की चोरी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। नजीबाबाद चौक में 27 सितंबर को हुई इस बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए महिलाओं समेत कुल 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। इस शानदार खुलासे पर DGP ने पूरी पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बड़ी चोरी हुई थी करोड़ों की, आज खुलासा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? देखिए 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राबिया, जफर अली, सहाना, रावेद, आसिया और खुर्शीदा हैं। इसमें शोएब के द्वारा, ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और शोएब के द्वारा बताया गया कि उसकी मौसी राबिया जो है वो उस दुकान पर जो है अक्सर अपने जो है काम से जो है जाया करती थी और उसी ने जो है इस संबंध में फराज को, जो अभी वांछित है, उसे सूचना दी थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो है शामिल।
हमीरपुर जिले के चुकासी थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना एक दंपति को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर दबंगों ने कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों से न केवल दंपति बल्कि उनके पड़ोसी पर भी हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जालौन जिले के कोंच नवीन गल्ला मंडी स्थित पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र पर खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिली, जिसके चलते किसानों का गुस्सा भड़क गया। हंगामे की सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण कराया गया है। वहीं एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना बन सके। नोएडा की फेज 1 पुलिस ने फ्लिपकार्ट के ट्रक से चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका सरगना संजय खान साल 2010 से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया, जिसमें जूते, चप्पल, शैम्पू, साबुन, पेंट और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी ट्रक ड्राइवरों से मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और चोरी के माल को बेचने के लिए करीब 1 दर्जन लोगों का नेटवर्क बना रखा था। पीड़ित ने थाना फेज 1 पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने कड़ी मेहनत कर चोरों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाया है। मैम के सख्त निर्देशन में और एडीसीपी एसीपी के नेतृत्व में और थाना फेज 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार क्षेत्र में चोरी और जो ट्रक चलते हैं उनसे मालों की अदला बदली करके चोरी कर लिया करते थे। इस पूरे प्रकरण में पूरी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके काम किया और सीसीटीवी और सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे एक ग्रुप पकड़ा गया था 3 लोगों का, अनूप, राहुल गुप्ता और यश गुप्ता। इनके पास से लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। इनकी निशानदेही पे 3 अन्य व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो मास्टरमाइंड जिसका संजय खान है। संजय खान जो फ्लिपकार्ट की गाड़ियां हैं या अन्य ब्लिंकिट की गाड़ियां हैं, इन सभी से माल को चोरी करता था और चोरी करके दूसरे गाड़ियों में शिफ्ट करा लेता था और एरिया वाइज और सामान वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता था लोगों को कि वो ले जा करके किसी सामान को किस एरिया में बेचेंगे। तो इस तरीके से लगातार ये क्षेत्र में चोरी कर रहे थे। जो इसका 2 साथी है, जितेंद्र सिंह और लोक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।